वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, जिसका नाम है आरंभिक नगर, द फर्स्ट सिटीज। इस अध्याय के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना और जानते हैं हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अध्याय का नाम है आरंभिक नगर, द फर्स्ट सिटीज। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, यानी सबसे पुरानी। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। मतलब ये जो सभ्यता ये कहाँ कहाँ फैली थी, तो ये अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और उत्तर पश्चिम भारत के अंदर। प्राचीन विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं: मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कितने और नाम हो गए, तो इसको ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा के खंडरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा सन 1842 में किया गया था। यानी हड़प्पा के खंडरों का सबसे पहली बार वर्णन किन्होंने किया था, तो वे थे चार्ल्स मेसन। सन 1856 में जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की, जहां भारतीय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यह रेलवे लाइन कराची और लाहौर शहर को जोड़ती थी। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किन्होंने करी, तो वे थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई के बाद उनसे संबंधित इमारत और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिससे संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें जो थी वो बहुत ही विशेष थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, जो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यानी कि हड़प्पा जो क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़े हिस्से में था। यानी उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, आज का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान तक फैला हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पा कालीन शहर पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान में पाए गए हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में कौन कौन से शहर थे, वे कहाँ पाए गए हैं, तो पंजाब में, सिंध प्रांत के अंदर, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर। आगे और बताया गया है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था इसलिए ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था इसलिए यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यानी कि ऊंचाई पर जो नगर मिले हैं उनको पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, तो उनको उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और जो निचले हिस्सों में मिले हैं उसको निचला नगर कहा है। आगे बढ़ते हैं। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी की खड़ी रहीं। आप सोचिए जरा कि उस वक्त के टाइम में भी इतनी पक्की ईंटें और इतनी पक्की चिनाई करी गई थी कि आज तक इन्होंने जो दीवारें बनाई हैं उन ईंटों से, वो आज तक खड़ी की खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। आगे लिखा है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यानी कालीबंगा और लोथल से क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े अन्नागार भी मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत से मिले हैं।
इन सभी स्थल से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो देखिए और सोचिए कि आज से लगभग 4700-4500 साल पहले जो लोग रहा करते थे वे भी कितने आधुनिक थे कि वहाँ पर चित्र बनाए जा रहे थे, रंगों का उनको ज्ञान था, पत्थर के बाट वगैरह बनाए गए थे। इसका मतलब वहाँ पर व्यापार भी होता था, मोहरे वगैरह बनी हुई थी, मनके थे, तांबे के उपकरण थे, अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो अब तक हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हड़प्पा सभ्यता असल में एक नगर था, एक ऐसा नगर था जो आज से इतने साल पहले भी बहुत ही आधुनिक था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या बताया गया है। अब है नगरीय जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में वहाँ का नगरीय जीवन किस प्रकार था, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो सैंधव समाज मातृ प्रधान था, यानी वहाँ का समाज कैसा था, तो मातृ प्रधान था। जबकि आज भारत का समाज कैसा है, तो पुरुष प्रधान है, यानी कि पितृ प्रधान है। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। मतलब कि जैसे आज हमारे भारत के अंदर भी अलग अलग तरह के वर्ग के लोग रहा करते हैं, इसी तरह से उस वक्त भी लोग रहा करते थे, उनके भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, जिस प्रकार के भी वर्ग रहा करते होंगे। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था, यानी कि वहाँ पर एक वर्ग व्यापारी वर्ग भी था, जैसे कि आज भी है। तो उस वक्त समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग के थे। तो देखिए क्या बताया गया है कि समाज में व्यापारी वर्ग जो था ना वो सबसे ही प्रभावशाली था, जबकि कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे और चिकित्सक और पुरोहित, अधिकारी सब ये शिक्षित वर्ग के लोग हुआ करते थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, यानी कि वहां पर किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे वे, तो सूती और ऊनी। आगे देखिए क्या बताया गया है। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है दास प्रथा भी चलती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था, यानी यहाँ कर लोग किस प्रकार के थे, तो वे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। गेहूं, जौ, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। यानी कि हमारे को किस प्रकार पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी या मांसाहारी थे, तो यहाँ पर हमारे को कुछ शाकाहारी चीज़ें भी मिली हैं और साथ में मांसाहारी भी चीज़ें मिली हैं। तो इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते हैं। जो मुहर पर लिखते हैं उसको हम लिपिक बोलते हैं, यानी इन नगरों में भी लिपिक होते थे जो मुहरों पर लिखा करते थे। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। तो हमने हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में जाना, तो चलिए आगे हम इसके भवन, नाले और सड़कों के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के भवन थे, किस प्रकार के नाले और किस प्रकार की सड़कें हुआ करती थी। भवन, नाले और सड़कें। आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के भवन, नाले और सड़कें हुआ करती थी। इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिल के घर हुआ करते थे, यानी यहाँ पर जो घर थे वो कितने मंजिल के हुआ करते थे, एक या दो मंजिल के घर हुआ करते थे, जिसके लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आगे है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी थे, यानी कि अधिकांश घर थे जिसके अंदर अलग से स्नानागार हुआ करता था और कुछ में कुएं भी हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: आवासीय भवन, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। यहाँ पर देखिए नाले भी कितने बढ़िया इन्होंने बनाए थे कि वो भी ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से जा सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके।
जैसे कि आज के जिस प्रकार के नाले हैं ना, उनसे भी बेहतरीन नाले इस वक्त हुआ करते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर को आयताकार खंडों में विभक्त किया गया था, यानी नगर किस प्रकार के थे, तो वो आयताकार शेप में थे और सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड के भवन, नाले और सड़कों के बारे में जाना कि यहाँ के भवन जो थे, ये जो घर बनाते थे, वो 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे, जिसके निर्माण के लिए ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। जो नाले थे वो बिल्कुल ढके हुआ करते थे और आगे जा कर के बड़े नालों में मिल जाते थे। और नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी बिल्कुल भी ना रुके और आगे की ओर बढ़ जाए। यानी पूरे योजनाबद्ध तरीके से भवन, नाले और सड़कों को बनाया जाता था, वो भी एक साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या बताया गया है। आगे है कला एवं शिल्प। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम में वहां की कला और शिल्प के बारे में। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीजें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आगे बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इस आयतकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरों का शेप किस प्रकार का होता था, तो वो आयतकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का होता था, जिस पर वे जानवरों का चित्र बनाते थे। आगे बताया गया है, संभवतः 7000 ईसा पूर्व पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास यानी कि कॉटन। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। तो आइए देखते हैं कि फेन्स क्या होता है। पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल, यानी पत्थर और संग जो होता है वो तो नेचुरली हमारे को मिलते हैं, लेकिन फेन्स जो होता है उसको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन्स से मणके, चूड़ियां, कान के बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे है उद्योग। हड़प्पा कालीन समय में किस प्रकार के उद्योग, कौन सा उनका प्रमुख उद्योग था, इसके बारे में बताया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में किस प्रकार के उद्योग हुआ करते थे। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण, धातु कर्म, हाथी के दांत से वस्तुओं का निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण आदि थे। यहाँ से नाव बनने के भी साक्ष्य मिले हैं। बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे किस प्रकार के काम किया करते थे। वे कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण, हाथी के दांत के वस्तुएं बनाना, मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण आदि प्रकार के काम किया करते थे। यहाँ से नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये लोग नाव भी बनाते थे। आइए इनके व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा में लोगों को बहुत सी वस्तुएं अथवा सामान वहीं उपलब्ध थे, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि ये लोग इंपोर्ट किया करते थे सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को। आगे बताया गया है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे तथा पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टीन, इसको ये कहाँ से आयात करते थे, तो वे ईरान और अफगानिस्तान से। यानी कि तांबे को कहाँ से आयात करते थे, तो राजस्थान और ओमान से, और टीन को कहाँ से आयात करते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनके व्यापार के बारे में और क्या बताया गया है।
सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि सोने का आयात कहाँ से करते थे ये? तो कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से करते थे। तो हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में कि ये जो है तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से करते थे, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। अब इसमें बताया गया है कि हड़प्पा कालीन आयातित वस्तु और स्थल, यानी कि हड़प्पा कालीन समय में कौन कौन सी वस्तुएं आयात करी जाती थी, यानी कि उसको इंपोर्ट किया जाता था, और वे किस जगह से मंगाया जाता था। चलिए पढ़ते हैं इसको और देखते हैं। सोना। सोना जो है अफगानिस्तान, फारस और भारत के कर्नाटक से इंपोर्ट किया जाता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान से। शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र यानी कि गुजरात से और दक्षिणी भारत से। तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान और बलूचिस्तान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। सीसा ईरान, राजस्थान, दक्षिणी भारत से। आदि प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या बताया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है कृषि, यानी हड़प्पा कालीन में किस प्रकार की कृषि होती थी इसके बारे में बताया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं हड़प्पा कालीन कृषि के बारे में। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। यहाँ बताया गया है कि लोग जो है नगर के साथ साथ गांव में भी रहते थे और वे अनाज भी उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। उस समय जमीन की जुताई के लिए प्रायः हल का प्रयोग किया जाता था, जो कि लकड़ी के बने होते थे। यानी कि वहाँ के हल किस प्रकार के थे, तो वो लकड़ी के बने हुआ करते थे। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। उसी समय पानी का संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उस पानी से फसलों की सिंचाई की जाती थी। यानी ये लोग जो थे वे नहर और तालाब बना दिया करते थे ताकि पानी को रोका जाए और जरूरत पड़ने पर फसलों को सींचा जा सके। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। यानी ये लोग किस जानवर को पालते थे, तो वे थे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। हड़प्पा के लोग प्रायः बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हमने जाना हड़प्पा कालीन कृषि के बारे में कि यहाँ पर जो लोग थे वे नगरों के साथ साथ गाँव में भी रहा करते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों इस प्रकार के अनाज उगाते थे और गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। आगे बताया गया है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूप में भगवान की उपासना करते थे। यानी ये भगवान की तीनों रूप में उपासना पूजा किया करते थे, मानव रूप में भी, पशु के भी रूप में और वृक्ष के भी रूप में। हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन हिंदू जीवन पद्धति से मिलता जुलता है। यानी कि इनका जीवन किस प्रकार मिलता है, तो वो हिंदू जीवन से मिलता जुलता है। हड़प्पा के पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग और योनियों, मृत भांड पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों ही रूप में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के भी साक्ष्य मिले हैं, जो सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। हमने इस पैराग्राफ के अंदर जाना हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कि यहाँ के जो लोग थे वे भगवान की उपासना मानव, पशु और वृक्ष तीनों ही रूप में करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया हड़प्पा सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जिसमें पहला है मोहनजोदड़ो।
सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। यानी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और ये कहाँ पर है अभी, तो ये आधुनिक पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल जलकुंड बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागर का नाम दिया। इस नगर की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही मुख्य स्थल है जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और 1922 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर विशाल जलकुंड मिला है जिसको पुरातत्वविदों ने महान स्नागार का नाम दिया है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची इमारत है उसका नाम है अन्नागार। आगे जो स्थल है वो है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ प्रदेश के उत्तरी भाग में धौलावीरा एक प्राचीन महानगर था। इस नगर में मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा हुआ पाया गया है। यानी धौलावीरा के अंदर हमारे को हड़प्पा लिपि में लिखे हुए कुछ बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगा ये भी हड़प्पा कालीन एक स्थल था। तीसरा जो स्थल है वो है लोथल। लोथल नगर गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी लोथल वर्तमान में कहाँ है, तो वे गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के पास है। इस नगर में मुहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडारगृह मिले हैं। यानी कि ऐसे घर मिले हैं जहां पर मुद्राएं और मुद्रांकन की चीजें रखी गई हैं काफी बड़ी मात्रा पे। इस नगर से प्राप्त अवशेषों से ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले लोग 1800 ईस्वी पूर्व चावल उगाते थे। लोथल जो है वर्तमान गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है, जहाँ से हमारे को मुहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडारगृह मिले हैं। और इस नगर में जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं उससे हमें ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ के लोग 1800 ईस्वी पूर्व चावल उगाते थे। आगे देखते हैं, एक और जगह है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा फेमस है काले रंग की चूड़ियों के लिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जैसे कि हल के निशान मिले हैं, प्रतीकात्मक समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ भी काफ़ी मिली हैं, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी काले रंग की चूड़ियाँ ही हैं। ये स्थल कहाँ पर है, तो ये स्थल वर्तमान राजस्थान में है। यहाँ पर हल के निशान मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पर कृषि भी होती थी, और यहाँ से हमारे को यज्ञ के भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है पूजा पाठ भी किया जाता था। अब तक हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार का उद्योग था, किस प्रकार की कृषि होती थी। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही आधुनिक सभ्यता थी अपने वक्त में, फिर भी ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई, तो सभ्यता के अंत का रहस्य। तो आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या रहस्य है। लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो कारण है वो आज तक नहीं पता चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो इस अध्याय के अंदर इतना ही था। हमने जाना आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और काफ़ी अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर को। आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस इसी चैनल पर आती रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक। दिए गए इन 2 QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।